जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं संघात्मक शासन व्यवस्था की, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की। फेडरल गवर्नमेंट का जन्मदाता यूएसए को माना जाता है कि यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट बनी है सबसे पहले। तो फेडरल गवर्नमेंट की जो शुरुआत मानी जाती है वो आपके यूएसए से मानी जाती है। तो आज हम संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। अब हम इसकी भूमिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि संघात्मक हम उस संघीय राज्य को कहते हैं जहाँ पे राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार के अलावा और भी सरकारें उसके समकक्ष होती हैं, खास तौर पे राज्य सरकारें। जैसे अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर 51 सरकारें काम करती हैं। यूएसए के अंदर 50 तो स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स की पावर अपनी सेपरेट है और एक सेंट्रल की पावर। कोई भी किसी के काम में जो है टांग नहीं अड़ा सकता है और सबकी पावर सेपरेट से हैं। तो ये जो व्यवस्था बनाई गई, ये बेसिकली जो हमारे राज्य हैं उनको आज़ादी देने के लिए है, उनके नियमों को जो है मान्यता देने के लिए, उनके अधिकारों को पुष्ट करने के लिए है। तो ये ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें केंद्र सरकार के पास ताकत होने के साथ साथ राज्य सरकारों के पास भी अपनी पूरी ताकत है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामले में अपनी कोई भी टांग नहीं अड़ा सकता है। ठीक है। तो लेकिन हम एकात्मक में जो देखते हैं कि उसमें जो सेंट्रल पावर होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। जो देखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। वो किसी भी राज्य का अधिकार कम कर सकती है, उसके राज्य के आकार को घटा सकती है, उसके नाम को बदल सकती है, उसकी पहचान बदल सकती है। तो ये सब बातें यूनिटरी गवर्नमेंट में देखने को मिलती है। लेकिन जस्ट हम अगर इसकी बात उल्टा करें, संघात्मक शासन में अगर हम आते हैं तो ये देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो यूएसए इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ से संघात्मक शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो ज़्यादातर आपको पहचान करने हो कि किन देशों में जो है आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो अगर आपको नहीं पता है और आप पता करना चाहते हैं कि किस में शासन संघात्मक है या नहीं है, तो आप है ना देशों के नाम पे गौर कीजिए। जब आप देशों के नाम पे गौर करते हैं तो अगर किसी देश के नाम के आगे यू लगा हुआ है तो ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि राज्यों को मिला करके एक देश बनाया गया है। तो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स मिलेंगे। जैसे हम बात करते हैं यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो वो भी क्या है, एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि 100% ये फार्मूला फिट बैठेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको ये फार्मूला फिट होता हुआ दिखेगा। तो हमने यहाँ पे एक जो है एग्जांपल ले लिया है। कई बार है ना प्रॉब्लम ये आती है कि इंडिया को हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के तौर पे प्रमोट करते हैं, बट इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट का उदाहरण नहीं है। इंडिया एक सेमी फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे एकात्मक और संघात्मक दोनों ही शासन व्यवस्था के गुण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी संघीय व्यवस्था की परिभाषाओं की, तो पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। हम इसके यहाँ पे पहले अर्थ समझेंगे और फिर परिभाषाएं। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ और परिभाषा में जो डिफरेंस है वो ये है कि अर्थ बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पे अपनी कई सारी परिभाषाओं को हम यहाँ पे गढ़ते हैं, बनाते हैं, जिनका मतलब शायद वही होता है जो अर्थ में बताया जाता है। जैसे फेडरलिज्म का जो अर्थ है ये लैटिन भाषा के शब्द फेडस से बना है, जिसका अर्थ होता है कि आपसी समझौता। यानी कि जो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यूएसए एक फेडरल गवर्नमेंट बना है तो राज्य सरकारों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में एक आपसी समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों के अपने अपने काम सेपरेट किए गए हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम होंगे वो जो है कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं, जैसे कि हम बात करते हैं विदेश मंत्रालय हो गया, विदेशों से किस तरह से रिलेशंस रखने हैं, इस तरह की जो हम बातें करते हैं तो ये चीज़ें वहाँ देखने को मिलती हैं। और राज्य सरकारों के अपने काम बिल्कुल अलग होते हैं, तो इनमें आपस में एक समझौता हुआ होता है, उसके आधार पे फेडरल गवर्नमेंट वर्क करती है। अगर हम परिभाषाओं की हम बात करते हैं तो डैनियल एल्जोर उन्होंने कहा है कि संघीय शासन स्वशासन एवं सहभागी शासन है।
यानी संघीय शासन के अंदर खुद का शासन है और सबके साथ मिलकर के शासन है। जैसे एक राज्य के अंदर अपनी सरकारें होंगी तो और वहाँ पे स्वशासन है लोगों का, लेकिन बहुत सारे राज्य भी मिलकर के वर्क करते हैं और आपस में एक देश का निर्माण करते हैं। तो ये क्या, एक संघीय शासन हो गया और स्वशासन भी हो गया। मूरे फेथ के अनुसार संघ क्या है, राज्यों का राज्य है। यानी कि जैसे हम अमेरिका का एग्जांपल ले रहे थे कि उसके अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्यों को मिलाकर के वहाँ पे एक देश बनाया हुआ हमें यहाँ पे दिखता है। ठीक है, इसके बाद में ये डाइसी की परिभाषा दी गई है, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे इसके कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं। इसके जो पहला लक्षण है कि यहाँ पे इसके लक्षण देखिए, इसके जब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके लक्षण के बारे में, तो यहाँ पे आपको है ना 2 तरीके की सरकारें देखने को मिलती हैं। अगर संघात्मक शासन में जाओगे तो कम से कम 2 तरीके की सरकारें आपको देखने को मिलेंगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। और इसमें है ना कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में इंटरफेयर कर सके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम दोनों को संप्रभु नहीं कह सकते हैं, दोनों के अपने अपने स्वतंत्र क्षेत्र होते हैं और उन्हें अपने काम करने पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं शक्तियों एवं क्रम का विभाजन, शक्तियों का विभाजन यानी यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर पाई जाती है। यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा होता है वाया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका में भी शक्तियों का वर्णन होता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। और एक जो है ना वर्टिकल पावर शेयरिंग भी आपको यहाँ देखने को मिलती है, जैसे केंद्र सरकार के पास ताकतें होंगी और राज्य सरकार के बीच में भी यहाँ पावर को डिवाइड होते हुए देखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या है, एक लिखित समझौता होता है, यानी कि यहाँ पे संविधान का होना जरूरी है। संघात्मक शासन व्यवस्था में आपको संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर आपको संविधान देखने को जरूर मिलेगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में या दो राज्य सरकारों के बीच में अगर अधिकारों को लेकर के कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन कौन देगा, कानूनों की व्याख्या कौन करेगा। अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट में देखते हैं कि वो फैसला सुनाएगा तो कहीं ना कहीं उस हाई कोर्ट को लिए जो है एक पक्षपात का आरोप लग सकता है। तो इसके लिए क्या होती है, एक सेंट्रल सुप्रीम पावर चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट भी है, जैसे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय भी देखने को मिलेगा, ताकि उन दोनों के फैसलों के ऊपर कोई सब जो है जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार वो फैसला कर सके। तो जितने भी अधिकार होते हैं वो रिटर्न में होने चाहिए, इसके लिए संविधान बनता है और उसके अनुसार फैसले सुनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत पड़ती है। ठीक, अगर हम इसमें बात करते हैं संघात्मक शासन के अंदर जो अपर हाउस होता है, जो केंद्र सरकार में अपर हाउस होता है, जो पार्लियामेंट होती है, या जैसे अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस बोलते हैं। तो कांग्रेस के 2 हाउस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर जो अपर हाउस है वो सीनेट है, जो हायर हाउस है अमेरिका का। अमेरिका के सीनेट के अंदर 100 मेंबर हैं। जैसे कि हमने अभी पहले भी बात की थी कि अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 राज्य, तो हर राज्य का जो है एक इक्वल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो हर राज्य के 2-2 मेंबर सीनेट के अंदर निर्वाचित होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सभी राज्य जो है बराबर बराबर का अपना भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट में दे रहे हैं, चाहे वो राज्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो। और संघात्मक शासन के अंदर जो है ना संविधान ही वो कठोर होगा, ताकि केंद्र सरकार मनमर्जी से संविधान को बदल करके अपने फेवर में ना कर ले और बाद में राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन ले। और केंद्र सरकार है ना तो किसी राज्य के आकार को घटा सकती है ना ही बढ़ा सकती है। जिसका जो राज्य का आकार फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा, यहाँ तक कि उसका नाम तक नहीं बदलती है, ताकि उस राज्य की अपनी पहचान धूमिल ना हो सके। ठीक है, और केंद्र सरकार है ना राज्य सरकारों के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अवशिष्ट सूचियों पे, जैसे हमारे देश के अंदर अवशिष्ट सूचियों पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है, या संवर्धित सूची पे कानून केंद्र सरकार चलता है। लेकिन अगर हम यही अमेरिका में जाएंगे, संघवाद में जाएंगे, तो अवशिष्ट सूचियों पे भी जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकारों का होता है, और संवर्धित सूची में भी चलेगी ना वो राज्यों की चलेगी। और वहाँ पे है ना आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है 9वें पॉइंट में, आप लोग दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट भी दे सकते हो। जैसे अगर अमेरिका में जाओगे तो वहाँ हर नागरिक के पास 2 नागरिकताएं होंगी। अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क का रहने वाला है
तो वो सबसे पहले कहेगा कि मैं न्यूयॉर्क वासी हूँ, आफ्टर दैट मैं अमेरिकन हूँ। तो ये लक्षण आपको वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब ये संघात्मक शासन के गुणों की हम बात करेंगे तो प्रोफेसर डायसी, हेरल्ड लास्की और कार्ल फ्रेडरिक ने संघीय शासन व्यवस्था के कुछ गुणों की चर्चा की है, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स में बताया है। तो कुछ हम यहाँ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। जैसे पहला हमने गुण दिया है कि राष्ट्रीय एकता स्थानीय स्वायत्तता से ही पूर्ण होती है। कई बार हम देखते हैं कि हम कितने भी राष्ट्रीय एकता की बात कर लें, जब तक हमारा स्थानीय एकता नहीं होता है, हमारा कहीं ना कहीं प्रेफरेंस हमारे स्थान को लेकर के, रीजन को लेकर के होती ही है। जैसे अगर हम बात करें कि हम तमिल वाले लोग अपनी तमिल भूमि के लिए कुछ ज़्यादा ही जो है एक्साइटेड रहेंगे, देश के लिए तो जो है मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन वो अपनी तमिल भूमि के लिए भी उनका लगाव बना रहता है। तो जब तक जो है ना राष्ट्रीय एकता स्थानीय स्वायत्तता, अगर उन्हें अपने रीजन के क्षेत्र में स्वायत्तता मिलती है तो राष्ट्रीय एकता भी परिपूर्ण होती है। तो संघात्मक व्यवस्था में राज्यों का अधिक महत्व होता है और राज्य प्रांत से ही, राज्य जो है वो प्रांत से ही केंद्र पूर्ण होता है। यानी कि सबसे मेन बात है कि इसमें राज्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और स्थानीय स्वशासन के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा बल दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं सत्ता के विकेंद्रीकरण यहाँ पे होता है, यहाँ पे ना डिक्टेटरशिप की जो भावना होती है उसे सेंट्रलाइज कम किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ जैसे कि द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता का बंटवारा किया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के आधार पे, ऐसे ही आगे चल के वर्टिकल पावर शेयरिंग हुआ है। यानी कि पावर कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए, पावर सेंट्रलाइज ना हो जाए और एक व्यक्ति के हाथ में पावर के सेंट्रलाइज हो जाने से अन्य लोगों के अधिकार छीने जा सकते हैं और क्या होगा कि इसका जो है दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। अगर सत्ता का यहाँ विकेंद्रीकरण यानी कि द सेपरेशन ऑफ पावर होता है तो सभी व्यक्ति अपने क्षेत्र में दिए हुए कार्य को ही करेंगे और इससे क्या है डिक्टेटरशिप का खतरा यानी तानाशाही का खतरा कम हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें ना लोकतंत्र को हम कहते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होता है। लेकिन जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन जब भी संभव हो पाएगा जो जनता भागीदारी होगी। स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अगर जनता अपने नेताओं का चुनाव करती है, वहाँ भी अगर वो भागीदारी निभाती है तो इससे क्या होगा कि ये शासन में लोगों की भागीदारी और महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो जो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का हम सपना लिए रहते हैं डेमोक्रेसी में, वो यहाँ पे परिपूर्ण होता हुआ दिखता है। अब संघात्मक शासन के अंदर है ना अल्पसंख्यकों के भी अधिकारों की जो है रक्षा हो जाती है, क्योंकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार अल्पसंख्यकों को डेमोक्रेसी से डिनाई नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर राज्य होंगे, राज्यों के अंदर छोटी विधानसभाएं होंगी, जिन छोटी विधानसभाओं के अंदर अल्पसंख्यक थोड़ी बहुत मात्रा में होंगे तो उनके अधिकारों को, उनके वोटों को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इसलिए क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेजॉरिटी सरकार को उठानी होती है, मेजॉरिटी वर्ग के लोगों को उठानी पड़ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि एक देश है ना अंदरूनी ताकत से मजबूत हो जाता है, वो अंदरूनी रूप से वो एक हो जाता है। इससे क्या है, हमें अंदरूनी मजबूती मिलने से देश सशक्त बनता है, आर्थिक राजनीतिक दृष्टि से वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके कुछ अवगुणों की बात करते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है कि संघीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसके अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था बुरी है, ऐसा नहीं है। हर किसी में कुछ गुण और अवगुण होते हैं। जैसे हम अवगुणों की बात करते हैं तो कुछ विचारक भारत के संघवाद के लिए बताते हैं कि भारत में संघात्मक एकात्मक की ओर झुका हुआ दिखाई देता है, अर्थात केंद्र बहुत से विषयों में राज्य पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। ठीक, तो ये भारत के लिए है और भारत में संघवाद पूरी तरह से नहीं है। हमारे यहाँ सेमी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। कई बार अगर इसके अवगुणों की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना पृथकतावादी आंदोलन यानी कि अलग होने के आंदोलन भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं कि हर राज्य अपनी
जो है पहचान को अलग बनाए रख रहा है, अपना क्षेत्र को अलग बनाए रख रहा है, उसके मामलों में इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता है। तो एक है ना, देश के टूटने का खतरा बना रहता है। हम यूरोप में देखते हैं कि यूगोस्लाविया में से स्लाव अलग बन गया, कोसोवो अलग बन गया, तो ऐसे बहुत सारे देश बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर सा बना रहता है कि कहीं कोई जो है राज्य अपने आप को अलग देश अनाउंस ना कर दे, ठीक है। और कहीं ना कहीं है ना, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में भी खींचातानी बनी रहती है। तो जो खींचातानी बनी रहती है उससे है ना विकास प्रभावित हो सकता है, इससे विकास प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे अवगुणों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जैसे हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, अमेरिका ने जो लीग ऑफ नेशंस बना था, तो लीग ऑफ नेशंस बनाने के जो जन्मदाता थे वो आइजनबावर जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन अमेरिका ही लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि सीनेट ने उसे परमिशन नहीं दी, और सीनेट में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें राज्य ज़्यादा ताकतवर होते हुए दिखाई देते हैं। और फिर अवगुणों की अगर हम और बात करें कि हर राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं, और अलग अलग नियम होने के कारण कानूनों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक जो है अविश्वास की स्थिति, किसी राज्य में अलग संविधान अलग तरीके का है, इसमें राज्य में अलग संविधान अलग तरीके का है, हर राज्य का संविधान अपना अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कानूनी तौर पे भी बोझिल होता हुआ हमें संघीय सरकार दिखती है। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं तो संघात्मक शासन व्यवस्थाओं आलोचनाओं के बावजूद आज के समय में ज़्यादा व्यवहारिक नज़र आता है। तो हम निष्कर्ष आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें संघवाद, अगर इतना ना, तो संघवाद के हमने गुण और दोषों का विवरण करने के बाद में हम ये देखते हैं कि समय और परिस्थितियों के अनुसार, उस देश की परिस्थितियों के अनुसार हमें कौन सी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।